हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग मैथड्स ऑफ चैनल। इस वीडियो में हम अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, विच हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज विल हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें हमारे पास जो स्पीशीज दी हैं ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जिनके यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट है इस स्पीशीज में वो क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट जो है वो सेम है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज है। अब हमारे पास रेडियस निकालना है, तो रेडियस जो है वो होता है 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसमें क्या होगा, जेड भी 1 हो जाएगा और एन भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 0.529 आना चाहिए। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जब एन जो है वो 1 है। नाउ पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि n यहाँ पे हमारे पास क्या है। अगर मैं इसका देखूं तो n हमारे पास है 2, n स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है, n हमारे पास क्या है 2 और n स्क्वेयर हो जाएगा 4, और z हमारे पास क्या है 3। तो अगर मैं यहाँ से देखूं n स्क्वेयर बाय z इज 4/3। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि मैंने सिर्फ n स्क्वेयर z क्यों लिया। अब हमारे पास क्या चीज़ है, अगर मैंने हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज बनानी है तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए 1। अगर ये 1 आएगी तो सिंपली 0.529 और 0.529 सिंपली आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1 से, और वो क्या होगा, रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम का व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखते हैं, जब मैं सेकंड, ये फर्स्ट है, जब मैं सेकंड लेता हूँ तो n स्क्वेयर हमारे पास 4 आता है। ये दोनों सेकंड शेल में है, सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पे हमारे पास, तो n क्या, n स्क्वेयर आ जाता है 4 और हमारे पास z जो आ जाता है 4। अगर मैं n स्क्वेयर बाय z करूंगा तो 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.529 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे भी आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो बेरिलियम का हमारे पास 3 पॉजिटिव है सेकंड शेल में, उसका जो रेडियस होगा वो होगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिंपली आगे करके देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो है हीलियम है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास सिंपली 4 हो जाएगा, और z हमारे पास है 2, तो n स्क्वेयर बाय z हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 0.529 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास फोर्थ है n स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और जो हमारे पास z है वो हो जाएगा 3, तो n स्क्वेयर बाय z हो जाएगा 16/3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है वो आ रहा है सेकंड यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आ रहा है, क्या आ जाए, n स्क्वेयर बाय z होता है 4/4 1, और हमारे पास जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ पीछे हमने बोहर मॉडल में किया एंगुलर मोमेंटम और रेडियस। अब हम करेंगे एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी कैसे दी, जो हमारे पास एनर्जी है उसका फॉर्मूला दिया -RH बाय 1/n स्क्वेयर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए दिया। अगर मैं यही फॉर्मूला किसी और स्पीशीज के लिए, तो यहाँ पे z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर आ जाता है। z हमारे पास जो है वो है एटॉमिक नंबर। z हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और हमारे पास इसको n को लगा सकते हैं हम के एज अ शेल। ये क्या है हमारे पास, n क्या है, ऑर्बिट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो RH की वैल्यू है वो होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ ये हमारे पास जो RH होता है ये वेव नंबर है।
ठीक है। जो आर एच कॉन्स्टेंट होता है वो वेव नंबर है हमारे पास, देखेंगे तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 1/1 स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। नाउ सिंपली देखेंगे, अगर मैं इसको जूल में चेंज करूं, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो जूल में आएंगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे। ये जो दोनों यूनिट्स हैं, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं, जूल भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे जो एनर्जी है वो आ जाएगी 109। एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। यहाँ पे एनर्जी होती है एच म्यू, पीछे हमने किया, और म्यू हमारे पास होता है c/λ, ठीक है, c/λ। और 1/λ जो हमारे पास होता है वो होता है वेव नंबर। अगर हमने वेव नंबर निकाला तो 1/λ कर देते हैं, वो क्या है हमारे पास, वेव नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, लाइट की वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू 10⁸, और इंटू हमारे पास आ जाएगी 109677। अब ये हमारे पास आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, एनर्जी को जूल में निकाल लिया। अब फॉर्मूले में डाल देंगे, ये आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18 z² बाय n²। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बाउंड इलेक्ट्रॉन को। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब क्या है कि ये हमें शो कर रहा है अट्रैक्शन को, या फिर आप कह सकते हैं रिपल्शन को। मतलब कोई ना कोई यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, या तो वो अट्रैक्शन हो सकती है या वो रिपल्शन हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हमने यूज किया है। इससे हमें क्या पता लगता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन को, मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है अपने ऑर्बिट में बाउंड हो चुका है और वो वहीं के क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। नाउ हमने पीछे क्या किया, सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में चेंज किया। उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो था एनर्जी इज इक्वल टू hc/μ⁴, जहां पे हमारे पास μ⁴ जो है वो है वेव नंबर, जिसको हमने सेंटीमीटर इनवर्स में दिया। यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आई वो हमने जूल में निकाली। अगर मान लो हमने यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है, तो हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। अब हमारे पास जो एनर्जी है वो है -2.18 इंटू 10⁻18 z² ये हमारे पास जूल में। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं इससे, मान लो हम 2.18 इंटू 10⁻19 को डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻18 को 19 से इंटू z²/n²। यहाँ पे ये जूल है, यहाँ पे जूल है, ये कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सिंपली कैंसिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कैसे है, जूल कहाँ गया। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू कटने के बाद आ जाएगी हमारे पास, E आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻1 इंटू z²/n²। हमारे पास जो z है वो एटॉमिक नंबर है, ये याद रहेगा आपको कि जो z है हमारे पास वो एटॉमिक नंबर है, और जो हमारे पास n है वो हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है। जो z है हमारे पास एटॉमिक नंबर है और जो n है हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है। E इज इक्वल टू 1.6, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू z²/n²। एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। दोबारा समझते हैं, हमने सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में चेंज किया, जिसके लिए फॉर्मूला किया E इज इक्वल टू hc/μ⁴। हमारे पास जो है वो वेव नंबर है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है अगर हमने, तो उसके लिए क्या होगा, ये भी एनर्जी की यूनिट है, सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारा सेम है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमारे पास वैल्यू हमें पता है।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है पीछे निकाला, इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। यहां तक समझ आया। अब एक और क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट पे है, जो डिस्टेंस है उसका न्यूक्लियस से वो इनफाइनाइट है, बहुत फार अवे है। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, ना तो रिपल्शन है, ठीक है, ना अट्रैक्शन है, कोई भी यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ना अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन, कोई भी फोर्स जो है अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया। हमने पहले एनर्जी निकाली है जो कि ऑर्बिट्स में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी हमने निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो इनफाइनाइट ऑर्बिट में है। ठीक है, तो वहाँ पे ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है, तो हमारी एनर्जी सिंपली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल से बहुत फार अवे बेटर मॉडल था, लेकिन इसकी फिर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जो हमारे पास इसने एक्सप्लेन किया था, इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था, एटम्स की स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, और सिंपली जो मोर इम्पोर्टेंट है जो कि रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया था वो था लाइन स्पेक्ट्रम। इसने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसने सिर्फ जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं हमारे पास वो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद हाइड्रोजन, उन्हीं को एक्सप्लेन किया था। लाइक हमारे पास He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एटम होते हैं, जैसे कि He ले लेते हैं, उसके पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, और Li ले लेते हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये क्या कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसकी ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी जो लिमिटेशन थी हमारे पास वो ये थी कि ये केमिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो केमिकल बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये नहीं दे पा रहा था कि ठीक है, हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास बॉन्डिंग होनी जरूरी है। बॉन्डिंग को ये क्या कर रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसकी ये दूसरी लिमिटेशंस थी। ये मेनली हमारे पास जो है 2 लिमिटेशंस निकल कर आती हैं बोहर मॉडल की। बहुत अच्छा मॉडल था, फर्दर इसकी बहुत स्टडी हुई और इसकी वजह से आगे भी हमारे को स्टडीज में हेल्प हुई केमिस्ट्री में। नाउ बोहर एनर्जी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन कहता है, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328। बोहर के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है हमें -328। अब हमें क्या निकालनी है, फोर्थ ऑर्बिट की जो है एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी है तो एनर्जी का सिंपली पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ठीक है, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ यहाँ पे देखेंगे, अगर हम सिंपली देखें कि E जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n², E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है। हमारे पास 2 ऑर्बिट दे रखे हैं और 2 ही एनर्जी, एक और एनर्जी हमें निकालनी है। तो मैं अगर मान लो E1 को ले लेता हूँ 328 -328 ले लेता हूँ किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हमारे पास N1 को ले लेता हूँ मैं 2। ठीक है, वैसे ही E2 को मैंने फाइंड करना है और हमारे पास जो N2 दे रखा है वो 4 दे रखा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या कहा है मैंने कि E1 जो है, पहली एनर्जी जो है स्टार्टिंग एनर्जी हमें दे रखी है -328 की, पर है किसकी, वो सेकंड ऑर्बिट की, इसलिए मैंने क्या लिया, ऑर्बिट को क्या ले लिया, 2 ले लिया। और दूसरी एनर्जी हमें फाइंड करनी है, और किसकी है वो,
n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 का स्क्वायर। सिंपली समझ आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, N2 बाय N1 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमने यहाँ पे क्या निकाला कि ये इससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपली यहाँ से एक हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो E1 है वो है -328 और यहाँ पे है E2। N2 दे रखा है हमारे पास 4 का स्क्वायर और N1 हमारे पास दे रखा है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम E2 निकाल लेंगे, सिंपली आ जाएगी -328 इंटू 4/16, -328 इंटू 4/16, 4 से यहाँ पे कटेगा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी जो 2 आई है वो क्या आई है, -82 किलो जूल पर मोल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर एक ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी हो तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथड्स ऑफ चैनल को।